नमस्कार। बीकेजीएस ग्लोब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। यूपी पुलिस री एग्जाम के लिए हिंदी मॉक टेस्ट गागर में सागर सीरीज की इस महत्वपूर्ण क्लास की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभाजित किया गया है? हिंदी साहित्य को 4 कालखंडों में विभाजित किया गया है। कितने कालखंडों में विभाजित किया गया है? 4 कालखंडों में विभाजित किया गया है। और इन कालखंडों में पहला कालखंड है आदिकाल। कौन सा है? आदिकाल। आदिकाल को वीर गाथा काल, वीर गाथा काल, वीर गाथा काल और बीज बपन काल भी कहा जाता है। बीज बपन काल भी कहा जाता है। दूसरा काल है भक्ति काल। कौन सा है? भक्ति काल। और तीसरा कालखंड है रीति काल। कौन सा है? रीति काल। चौथा कालखंड है आधुनिक काल। कौन है? आधुनिक काल। ठीक है, तो हिंदी साहित्य को इन 4 कालखंडों में विभाजित किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है? पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। भोजपुरी बोली पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। भोजपुरी बोली बिहारी हिंदी की बोली है। बिहारी हिंदी की बोली है भोजपुरी। बिहारी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं, भोजपुरी, भोजपुरी, मैथिली, मैथिली और मगही, और मगही। ये 3 बोलियां बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं। और इन 3 बोलियों में अवधी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी हैं। कौन सी हैं? छत्तीसगढ़ी हैं। ठीक है, ये तीनों बोलियां पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं और ये तीनों बोलियां बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु को माना जाता है। किसे माना जाता है? परीक्षा गुरु को हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है। और इस उपन्यास की रचना लाला श्रीनिवास दास ने की थी। लाला श्रीनिवास दास ने की थी। लाला श्रीनिवास दास। आनंद मठ की रचना, आनंद मठ की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी। बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी। चटर्जी। और इसकी पृष्ठभूमि सन्यासी विद्रोह है। कौन सा विद्रोह है? सन्यासी विद्रोह की पृष्ठभूमि पर आनंद मठ लिखा गया है। हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम इसी आनंद मठ से लिया गया है। ठीक है, गबन की रचना प्रेमचंद ने की है। गबन किसकी रचना है? प्रेमचंद की रचना है। और तितली की रचना जयशंकर प्रसाद ने की है। किसने की है? जयशंकर प्रसाद ने की है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, खाली स्थान है, कोई टाल नहीं सकता, रिक्त स्थान पर शब्द होगा। रिक्त स्थान पर क्या शब्द होगा? रिक्त स्थान पर शब्द होगा नियति। नियति को कोई टाल नहीं सकता। नियति को कोई, नियति क्या होगा? नियति को कोई टाल नहीं सकता। अगला प्रश्न देखिए, सममात्रिक छंद जिसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। सममात्रिक छंद जिसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं वो चौपाई है। कौन सा है? चौपाई। एक मात्रा होगी, चौपाई है। ठीक है, दोहा के, दोहा के विषम चरणों यानी पहले चरण और तीसरे चरण में, पहले चरण और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। कितनी होती हैं? 13 मात्राएं होती हैं। सम चरण, दूसरे चरण
और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। कितनी होती हैं? 11 मात्राएं होती हैं। और सोरठा दोहा का बिल्कुल विपरीत होता है। इसके पहले चरण और यानी विषम चरण में पहले चरण और तीसरे चरण में 11 मात्राएं होती हैं, और सम चरण दूसरे चरण और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। ठीक है। रोला रोला के प्रत्येक चरण में रोला के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। पंक्ति में अलंकार है। पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा? पंक्ति में अनुप्रास अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। जब किसी पंक्ति या किसी काव्य में एक वर्ण की आवृत्ति हो, एक वर्ण की आवृत्ति हो, वर्ण की आवृत्ति हो, आवृत्ति हो, आवृत्ति से तात्पर्य है वह वर्ण बार बार आए, वर्ण बार बार आए, तो उस पंक्ति में कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। इस पंक्ति को आप देखिए, इसमें ये जो मां वर्ण है, यहां भी मां है, यहां भी मां है और यहां भी मां है। मां की आवृत्ति 3 बार हुई है, इसलिए इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ठीक है। यमक अलंकार क्या होता है? यमक अलंकार में एक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है। क्या होता है? एक शब्द की आवृत्ति। इसमें क्या हो रहा है? वर्ण की आवृत्ति हो रही है और इसमें एक शब्द की आवृत्ति होती है। एक शब्द एक से अधिक बार आता है, अधिक बार आता है, एक शब्द की आवृत्ति होती है और हर बार उसका अर्थ अलग होता है, हर बार उसका अर्थ भिन्न होता है, भिन्न होता है। तो वहां कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार होता है। श्लेष अलंकार क्या होता है? श्लेष अलंकार में एक शब्द, एक शब्द के, एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, एक शब्द के कई अर्थ होते हैं। इसमें आवृत्ति नहीं होती है, बल्कि एक ही शब्द होता है और वो शब्द कई अर्थ दर्शाता है। तो उसमें कौन सा अलंकार होता है? श्लेष अलंकार होता है। रूपक अलंकार क्या होता है? रूपक अलंकार अर्थालंकार का भेद है और ये ऊपर के जो तीनों हैं ये शब्दालंकार के भेद हैं। रूपक अलंकार तब होता है जब उपमेय, उपमेय, उपमेय को उपमान मान लिया जाता है, उपमेय को उपमान मान लिया जाता है, उपमेय को उपमान मान लिया जाता है, मान लिया जाता है, लिया जाता है। ठीक है। ये क्या होता है? ये आगे किसी प्रश्न में हम इसकी चर्चा करेंगे। अगला प्रश्न देखिए। शांत रस का स्थायी भाव है। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद है। क्या है? निर्वेद है। रति, रति किसका स्थायी भाव है? रति श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। किसका है? श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। शोक किसका स्थायी भाव है? शोक करुण रस का स्थायी भाव है। किस रस का है? करुण रस का। और हास्य किस रस का स्थायी भाव है? ये हास्य रस का स्थायी भाव है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। निम्न में सही वाक्य है। मैंने आपसे प्रणाम किया था, गलत है। मैंने आपसे प्रणाम किया था नहीं होगा। मैंने आपको प्रणाम किया हूं, यह भी गलत है। मैंने आपको प्रणाम किया था, यही सही वाक्य होगा। सी, मैंने आपको प्रणाम किया था। मैं आपको प्रणाम किया था, यह भी गलत होगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे, वाक्य का कौन सा प्रकार है? वाक्यों का विभाजन 2 प्रकार से होता है, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। रचना के आधार पर, रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। सरल वाक्य, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। ये वाक्यों का विभाजन रचना के आधार पर है। और अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के होते हैं। विधानवाचक, विधानवाचक, निषेधवाचक,
निषेधवाचक, आज्ञावाचक, आज्ञावाचक, संदेहवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक, संकेतवाचक, प्रश्नवाचक और विस्मयवाचक, विस्मयवाचक। अर्थ के आधार पर वाक्यों के ये 8 प्रकार होते हैं। इस वाक्य में ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे, इच्छा कर रहा है, कोई इच्छा कर रहा है, मैं ये इच्छा कर रहा हूं कि ईश्वर आपको सफलता प्रदान करे, तो ये क्या है? इच्छा है। तो ये कैसा वाक्य, कौन सा वाक्य हो जाएगा? इच्छावाचक वाक्य हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। बच्चा शब्द में पन प्रत्यय जोड़ने से निर्मित शब्द है। बच्चा शब्द में जब पन प्रत्यय जोड़ते हैं तो बचपन शब्द बनता है। कौन सा बनता है? बचपन बनता है। अगला प्रश्न देखिए। अभ्यागत में उपसर्ग है। अभ्यागत में अभी उपसर्ग होगा। कौन सा उपसर्ग होगा? अभी उपसर्ग होगा। उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग वह शब्दांश होता है, उपसर्ग वह शब्दांश होता है जो किसी शब्द के पहले पहले आगे आगे या पूर्व में जुड़ता है। ठीक है, प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय भी शब्दांश होता है। प्रत्यय भी क्या होता है? शब्दांश होता है। और प्रत्यय किसी शब्द के बाद में जुड़ता है। प्रत्यय कहां जुड़ता है? शब्द के बाद में जुड़ता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये आप लोगों से पूछता है। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्द नहीं होते हैं, ये क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं। उपसर्ग शब्द के पहले जुड़ता है और प्रत्यय शब्द के बाद में जुड़ता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। मनोरमा पढ़कर सोती है, पढ़ना कौन सी क्रिया होगी? इसमें पढ़ना कौन सी क्रिया होगी? पढ़ना पूर्वकालिक क्रिया होगी। कौन सी क्रिया होगी? पूर्वकालिक क्रिया होगी। कौन सी क्रिया पूर्वकालिक होती है? जब कोई कर्ता कोई एक कार्य समाप्त करने के तत्काल बाद दूसरा कार्य प्रारंभ कर देता है। एक कार्य उसने समाप्त किया और तत्काल बाद दूसरा कार्य उसने प्रारंभ कर दिया, तो वो पहले वाली जो क्रिया होती है, जो उसने कार्य समाप्त कर दिया, वो क्रिया पूर्वकालिक क्रिया होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। कोई लड़का आया है, वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम है। वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम है कोई और कुछ। कोई और कुछ, जब ये दोनों शब्द सर्वनाम के प्रयोग होते हैं तो वहां पर कौन सा सर्वनाम होता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। कौन सा होता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? जिस सर्वनाम से निश्चितता का बोध ना हो, कोई बात निश्चित ना हो, तो वहां पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। और निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा होता है? जिस सर्वनाम से निश्चितता का बोध हो, वहां निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। और प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा होता है? जिस सर्वनाम से प्रश्न करने का बोध हो, वहां पर प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। और परिमाणवाचक तो सर्वनाम होता ही नहीं है। परिमाणवाचक क्या होता है? परिमाणवाचक किसका विभाजन है? यह विशेषण का विभाजन है। किसका है? परिमाणवाचक विशेषण होता है, सर्वनाम नहीं होता। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। निम्न में कौन एक वचन है? कौन एक वचन है? इसमें पानी एक वचन है। कौन एक वचन है? पानी एक वचन है। आंसू, दर्शन और हस्ताक्षर, ये सभी बहुवचन में प्रयोग होते हैं। याद रखिएगा, अक्सर आपसे प्रश्न बनाता है आंसू, दर्शन, हस्ताक्षर और प्राण,
ये शब्द अक्सर पूछे जाते हैं। इनका प्रयोग बहुवचन में होता है। किस में होता है? बहुवचन में होता है। और पानी, पानी, जनता, जनता, वर्षा, वर्षा और आकाश, और आकाश, इन शब्दों का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। किस में होता है? एक वचन में होता है। याद रखिएगा, ये शब्द अक्सर आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। दाता शब्द का स्त्रीलिंग होगा। दाता शब्द का स्त्रीलिंग दात्री होगा। क्या होगा? दात्री होगा। अगला प्रश्न देखिए। उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का प्रकार है? उत्तम पुरुष सर्वनाम के प्रकारों में किस भेद का एक प्रकार है? तो उत्तम पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुष, पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम का एक प्रकार है। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं। उत्तम पुरुष, कौन सा? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। और अन्य पुरुष, पुरुषवाचक सर्वनाम के ये 3 प्रकार होते हैं। उत्तम पुरुष वक्ता होता है, यानी बात को कहने वाला, और मध्यम पुरुष श्रोता होता है, बात को सुनने वाला, और अन्य पुरुष वो होता है जिसके बारे में बात कही जाए, जिसके बारे में बात कही जाए, बारे में बात कही जाए। ठीक है, वक्ता बात को कहने वाला, श्रोता बात को सुनने वाला जो मध्यम पुरुष, और अन्य पुरुष जिसके बारे में बात कही जाए। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी, पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। संज्ञा का भेद नहीं है। संज्ञा का भेद नहीं है। व्यक्तिवाचक संज्ञा का भेद है, जातिवाचक संज्ञा का भेद है, भाववाचक संज्ञा का भेद है, गुणवाचक संज्ञा का भेद नहीं है। संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार के भेद होते हैं संज्ञा के। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक, और समूहवाचक। ठीक है, और गुणवाचक जो है यह विशेषण का प्रकार है। किसका प्रकार है? विशेषण का प्रकार है। अगला प्रश्न देखिए। चेहरे पर हवाइयां उड़ना का अर्थ है। चेहरे पर हवाइयां उड़ना का अर्थ है घबरा जाना। क्या है? घबरा जाना। अगला प्रश्न देखिए। इति और इति शब्द युग्म का सही अर्थ है। इति का अर्थ होता है समाप्ति। क्या होता है? समाप्ति। हम लोग बोलते हैं श्री गणेश। क्या बोलते हैं? श्री गणेश। श्री गणेश का तात्पर्य होता है किसी कार्य का प्रारंभ या कार्य की शुरुआत। क्या होता है? शुरुआत। और बोलते हैं इति श्री। क्या बोलते हैं? इति श्री। इति श्री का तात्पर्य होता है समाप्ति। क्या होता है? समाप्ति। तो इति का तात्पर्य होता है समाप्ति, और इति से तात्पर्य होता है बाधा से। किससे होता है? बाधा से। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, समाप्ति और बाधा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। जिसे वाणी व्यक्त ना कर सके, जिसे वाणी व्यक्त ना कर सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? अनिर्वचनीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनिर्वचनीय हो जाएगा, जिसे वाणी व्यक्त ना कर सके। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। सरोवर का पर्यायवाची नहीं है। तड़ाग सरोवर का पर्यायवाची है, जलाशय सरोवर का पर्यायवाची है, सर सरोवर का पर्यायवाची है, सतदल सरोवर का पर्यायवाची नहीं है। सतदल कमल का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है? कमल का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न देखिए। अवर का विलोम शब्द होगा। अवर का विलोम शब्द क्या होगा? अवर का विलोम शब्द प्रवर होगा। क्या होगा? प्रवर होगा। लघु का विलोम दीर्घ होगा। लघु का विलोम क्या होगा? दीर्घ होगा। ऐच्छिक का विलोम अनैच्छिक होगा। क्या होगा? अनैच्छिक होगा। और कनिष्ठ का विलोम वरिष्ठ होगा।
क्या होगा? वरिष्ठ होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। मुद्री का तत्सम रूप है। मुद्री का तत्सम रूप मुद्रिका होगा। क्या होगा? मुद्रिका होगा। अगला प्रश्न देखिए। आमरण में कौन सा समास है? आमरण में अव्ययी भाव समास होगा। कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास होगा। जिस सामासिक शब्द का प्रथम पद, कौन सा? प्रथम पद अव्यय हो। कैसा हो? अव्यय हो और उपसर्ग हो। क्या हो? उपसर्ग हो, वो सामासिक शब्द अव्ययी भाव समास होगा। आमरण शब्द को आप देखिए। आमरण, आमरण में आ उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? आ उपसर्ग है, तो इसमें अव्ययी भाव समास हो जाएगा। कर्मधारय समास क्या होता है? कर्मधारय समास का प्रथम पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है। तत्पुरुष समास क्या होता है? तत्पुरुष समास का विग्रह करने पर कारक विभक्तियों का प्रयोग होता है और द्विगु समास का पहला पद संख्यावाची होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। जिसकी विशेषता बताई जाए उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। विशेषण क्या होता है? विशेषण क्या होता है? विशेषण वह शब्द होता है जो विशेषता बताता है। जो विशेषता बताता है। क्या करता है? विशेषता बताता है। और जिस शब्द की विशेषता बताता है, जिस शब्द की विशेषता बताता है, जिस शब्द की विशेषता बताता है, विशेषता बताता है, विशेषता बताता है, वह विशेष्य कहलाता है। क्या कहलाता है? विशेष्य कहलाता है। ठीक है, तो विशेषण क्या है? विशेषता बताने वाला शब्द, और जिसकी विशेषता बताई जाती है वह क्या है? विशेष्य है। आज आप लोगों का पैराग्राफ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से सेट नहीं हो पाया, अगली क्लास में पैराग्राफ को हम सेट करेंगे। आगे देखिए। वह घर से बाहर गया, वाक्य में कौन सा कारक है? वह घर से बाहर गया, वाक्य में कौन सा कारक होगा? घर से बाहर गया, इसमें कौन सी विभक्ति है? से विभक्ति है। से विभक्ति करण की भी होती है, से विभक्ति करण की भी होती है और से विभक्ति अपादान की भी होती है। किसकी होती है? अपादान की भी होती है। लेकिन यह विभक्ति करण की होती है तो इसका तात्पर्य होता है द्वारा से। किससे तात्पर्य होता है? द्वारा। और जब यह विभक्ति अपादान की होती है तो इसका तात्पर्य होता है अलगाव से। किससे तात्पर्य होता है? अलगाव से। यहां वाक्य में आप देखिए, वह घर से बाहर गया, घर से अलग हुआ ना, घर से बाहर गया, तो अपादान कारक हो जाएगा। तो ये कौन सा हो जाएगा? अपादान कारक हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। निम्न में कौन ऊष्म व्यंजन नहीं है? ऊष्म व्यंजन नहीं है। ये सा ऊष्म व्यंजन है, ये सा ऊष्म व्यंजन है, ये सा ऊष्म व्यंजन है, ये ऊष्म व्यंजन नहीं है। ये कैसा व्यंजन है? ये अंतस्थ व्यंजन है। कैसा व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? या, रा, ला और वा। ये कैसे व्यंजन होते हैं? अंतस्थ व्यंजन होते हैं। और ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं? इसमें एक और जुड़ जाता है, हा। कौन सा जुड़ जाता है? हा। अगला प्रश्न देखिए। एकैक में कौन सी संधि है? एकैक में कौन सी संधि होगी? एकैक में वृद्धि संधि होगी। कौन सी संधि होगी? वृद्धि संधि होगी। मैंने आप लोगों को संधि पहचानने की ट्रिक बताई थी। जब किसी शब्द में दीर्घ संधि होती है, यानी दीर्घ स्वर संधि होती है, तो उसके मध्य में दीर्घ स्वरों की मात्रा होती है। किसकी मात्रा होती है? दीर्घ स्वरों की मात्रा होती है। दीर्घ स्वरों की मात्रा होती है। दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं? आ, ई और उ। ये कैसे होते हैं? दीर्घ स्वर होते हैं। और जब किसी शब्द में दीर्घ स्वर संधि होगी तो इनकी मात्रा मध्य में होगी, वहीं से शब्द जुड़ता है। और गुण संधि की पहचान क्या बताई थी मैंने? गुण संधि की पहचान बताई थी, जब एक ही
और ओ की, ए की और ओ की यानी संयुक्त व्यंजन के दो वर्णों की एक मात्रा हो, एक मात्रा, किसी शब्द में एक मात्रा हो मध्य में, और वहीं से यह शब्द जुड़ता है और वहीं से यह टूटता है, तो उसमें कौन सी संधि होगी? गुण संधि होगी। 99% उसमें कौन सी संधि होगी? गुण संधि होगी। और वृद्धि संधि कब होती है? वृद्धि संधि होती है जब इस ए की और इस ओ की एक एक मात्रा बढ़ जाती है, यानी दो मात्राएं हो जाती हैं ए की और ओ की, तब इसमें कौन सी संधि हो जाती है? मात्रा की वृद्धि होती है तो संधि भी कौन सी हो जाती है? वृद्धि संधि हो जाती है। यड़ संधि कैसे पहचानेंगे? यड़ संधि की पहचान के लिए आप देखिए कि या, वा और रा ये मध्य में होंगे, तीन वर्णों में कोई एक मध्य में होगा, और इन वर्णों के साथ यदि आधा वर्ण आ जाए, यदि आधा वर्ण आ जाए कोई भी, तो उस शब्द में यड़ संधि होती है। ठीक है। और अयादि संधि को कैसे पहचानेंगे? अयादि संधि जिस शब्द में होती है उस शब्द में 99% शब्दों में तीन वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? तीन वर्ण होते हैं। और जब हम उनका उच्चारण करते हैं तो उच्चारण में मध्य में अय और अब आता है। मध्य में क्या आता है? अय और अब आता है। यह संधि की यानी स्वर संधि की पहचान है। इसको आप समझ लीजिए अच्छे से, फिर आपका प्रश्न कभी गलत नहीं होगा। अगला प्रश्न देखिए। सुधा का अनेकार्थक शब्द क्या है? सुधा का अनेकार्थक शब्द अमृत और पानी है। अमृत और पानी है। अमृत, पानी, रस, रस, मधु, ये सब सुधा के अनेकार्थक हैं। किसके अनेकार्थक हैं? सुधा के अनेकार्थक हैं। ठीक है। लोगों को एक महत्वपूर्ण सूचना देनी है। बीकेजीएस ग्लोब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर यूपी पुलिस री एग्जाम के लिए चलने वाली क्लासों में जीकेजीएस मॉक टेस्ट गागर में सागर सीरीज, हिंदी मॉक टेस्ट गागर में सागर सीरीज, हिंदी चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट सीरीज, जीकेजीएस के महत्वपूर्ण टॉपिकों की क्लासेस, परीक्षा वाले प्रश्न सीरीज और यूपी जीके की क्लासेस, ये सारी क्लासेस आप देखिए। सभी की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। कम समय में आप इनको देखिए और अपनी परीक्षा में और भी बेहतर करिए। अब आज की क्लास को हम समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा कि हमारा प्रयास आपको कैसा लगा। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।